लेख का शीर्षक है बुजुर्गों और बच्चों के बीच दीवार घातक। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके और बच्चों के बीच में एक दीवार खींच दी हमने, क्योंकि हम सोचते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग बहुत पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बच्चे अब आधुनिक बच्चे होंगे, इसलिए इनके भी ये साथ में रहेंगे तो हमारे बच्चों का ठीक से विकास नहीं होगा। ये थोड़ी एक सोच बढ़ गई। जबकि किसी समय में बुजुर्गों के साथ रह करके बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। वो दूरी जो है, मैं उस दूरी को कम करने की वकालत कर रहा था, इसको मृत्युबोध से जोड़कर, कि बुजुर्गों की थोड़ी कदर बढ़ जाए। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित मेरा लेख है और मैं इसे शुरू करता हूँ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, मुंशी प्रेमचंद की एक उक्ति है। तो ये अवस्था मानव जीवन चक्र की अंतिम परिणति है। मनुष्य का जो जीवन है, इसके चरण है, इसका जो अंतिम चरण है वो बुढ़ापा अंतिम परिणति है, पूरा विकास है मनुष्य का। साथ ही इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की आपाधापी से निकलकर एक विश्रांति काल में प्रवेश करता है, अर्थात ये काल परिपक्व बुद्धि के साथ बाल सुलभ जीवन शैली का संगम है। कुछ बचपना भी आ जाता है बुजुर्ग उम्र में लोगों में, जो थोड़े समझदार हैं उनमें बचपना जरूर आता है। जो ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, अपने आप को होशियार मान लेते हैं, उसमें थोड़ा बचपना मुश्किल से आता है। जो ज्यादा अपने आप को होशियार नहीं मानते उनके लिए बचपना आराम से आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये जो है एक संगम है। परिपक्व बुद्धि के साथ बाल शुभ जीवन शैली का संगम, जिसका भावी जीवन निर्माण में सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सदैव से ही भावी बच्चों का जो जीवन निर्माण है, उनमें जीवन कौशल विकसित कैसे हो, इसमें बूढ़े लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आप हम में से जो भी ज्यादा उम्र दराज है उनको पता है, दादी नानी की कहानियां होती थी। एक मारवाड़ी में आडी गालता, आडी पहली बुझाना, मारवाड़ी में आडी कहते थे इसको। और बच्चों के साथ बूढ़े बुजुर्ग पहेलियां करते थे, कुछ कंकर से गिनती भी करते थे, छोटी मोटी चीजों की पहचान वगैरह। ऐसा काफी काम जो आजकल आंगनबाड़ी को दिया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का काम, ये बुजुर्गों और बच्चों से अपने आप घर में शाम सुबह शाम अच्छी तरह से होता था, परंतु आजकल वैसा नहीं है। तो मेरा कहना है कि सदैव से ही भावी जीवन के निर्माण में बुजुर्गों का अच्छा योगदान रहा है मानव सभ्यता के पूरे काल में। इसी प्रकार बच्चे जो कि एक निश्चल प्रेम के रूप में खिलती हुई कलियों की तरह हमारे बीच उपस्थित होते हैं। बच्चे हमारे बीच में खिलती हुई कलियों की तरह होते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि समुचित आबो हवा पाकर ही कोई कली फूल के रूप में विकसित होती है। कली फूल के रूप में विकसित होती है जिस उसको ढंग की आबो हवा मिले। तो इन दोनों अवस्थाओं का साहचर्य एक दूसरे के लिए परिपूरक है, जिसे आज का युवा छिन्न भिन्न करने में लगा हुआ है। इससे जहां एक और बुजुर्गों का जीवन नारकीय हुआ है, इस वजह से बुजुर्गों का जीवन जो है वो गड़बड़ हो गया जब बच्चे उनसे छीन लिए गए। क्योंकि बच्चों के साथ रहना बहुत ही शुभ होता है व्यक्ति के लिए। और आप और हम में से जो भी मेरा ये अनुभव है, मैं तो बच्चों के साथ रह रहा हूं पूरी जिंदगी, छोटे बच्चों के साथ भी गुजारी है ज्यादातर, और भी रहने की कोशिश करता हूँ। बच्चों के साथ रहने का एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है। बच्चों की जो तरंगे हैं वो हमें भी खिला देती है। हम खिल सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों की तरह रहें तो। और वो अभिभावक या माता पिता सौभाग्यशाली है जो अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हो। अगर बच्चों के साथ माँ बाप का मित्रवत व्यवहार है तो बच्चों को गली कूचे में दूसरे मित्रों की खोज नहीं करनी पड़ती है। तो हम बच्चों के साथ उनके मित्र की तरह रहें तो
हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकता है। अन्यथा, क्योंकि बच्चों को कहा गया है कि बच्चा भगवान का रूप है। हमारे देश में एक प्रचलित बात है कि बच्चा भगवान का रूप है। बच्चा बिल्कुल सरलचित होता है, मासूम होता है, जैसा है। उसे कोई लेना देना नहीं भविष्य क्या है या बीता हुआ क्या हुआ। भविष्य की कोई चिंता बच्चे के साथ नहीं होती। वो जब भी अभी जैसा है वैसा जीता है, और 15-20 मिनट पहले किसी पीड़ा से गुजरा है, परंतु अभी खेल रहा है, उछल रहा है, उसमें उमंग है। 15-20 मिनट पहले वाली पीड़ा अब उसको पीड़ित नहीं कर रही है। हम उसके लिए कोई गांठ नहीं बनी उस पीड़ा की। 20 मिनट पहले उसको थप्पड़ भी लगा दी किसी ने, तो उसके अंदर कोई बड़ी गांठ नहीं बनी। वो 20 मिनट बाद में खेल रहा है उसी आदमी की गोद में जिसने थप्पड़ लगाई थी। तो और न आगे की कोई भविष्य की उसको चिंता है। तो जब किसी व्यक्ति को न आगे की चिंता हो न पीछे की चिंता हो, अभी के हिसाब से जीता हो, तो वो भगवत्ता स्वरूप होता है। इसीलिए जीसस को किसी ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी कौन होगा। जीसस ने एक अबोध बच्चे को उठा के बताया कि जो इसकी तरह निर्दोष हो जाए, जो इस बच्चे की तरह निर्दोष हो जाए, सहज हो जाए, ने जिसको भविष्य की चिंता हो न भूत का कोई कुछ हो, वो परमात्मा के परमेश्वर के राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी होता है। तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के साथ हम जितना ज्यादा जीते हैं, तो बच्चों के अंदर जो आनंद है, क्योंकि कोई भी बच्चा खिलता हुआ दिखता है, काला कलूटा कुरूप बच्चा भी कितना सुंदर दिखता है। क्यों उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, जैसा है वैसा जीता है। इसलिए बच्चों के साथ अगर अपन रहते हैं तो बच्चों की तरंगें, उनकी मासूमियत हमारे अंदर भी भरने लगती है। जैसे कोई कुड़ांची आदमी है, कोई कूटनीतिज्ञ है, चालबाज है, वो अगर हमारे पास आकर बैठता तो हमें लगता है एकदम से उसकी तरंगें हमें प्रभावित करती है। लगता है यार या तो ये निकल जाए या हम यहां से उड़ जाए। परंतु बच्चे अगर हमारे पास हैं तो बच्चों की तरंगें हमारे अंदर हमें भी ऐसा आनंद तिरेक से भर सकती है। अगर हम बच्चों के साथ जीना सीखें तो आगे चलते हैं, अपन इस लेख को लेते हैं। जहां एक ओर बुजुर्गों का जीवन नारकीय हुआ, वहीं दूसरी ओर बालकों के में गुणों के मौलिक विकास की क्रिया पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। जो बालकों में गुणों का विकास होना चाहिए मौलिक रूप से, उस पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा है बुजुर्गों से बीच में दूरी होने की वजह से, जो कि सर्वाधिक चिंता का विषय है। आज पल बढ़ रहे बालक को मिल रहा परिवेश उसके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा है। बच्चे को जो परिवेश मिल रहा है आज, वो उसके जीवन में जहर घोल रहा है। बच्चा अपने खोजी व्यक्तित्व एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति की सहायता से 5 वर्ष तक की अवस्था में सर्वाधिक सीखता है। बच्चा जो पूरे जीवन में सीखता है उसका सबसे बड़ा भाग 5 वर्ष की उम्र में सीख जाता है। अर्थात व्यक्तित्व निर्माण में यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में समुचित अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में अवरुद्ध विकास के अनेक उदाहरण हमारे सामने है। जैसा कि दक्षिण बंगाल के जंगलों में एक बार एक कोई 13 वर्ष का बालक भेड़ियों के साथ मिला, भेड़ियों के बीच पला। भेड़ियों के हो सकता है वो बहुत छोटा था, उस समय कोई भेड़िए उठा के ले गए हो, माँ बाप से दूर हो गया, और बिल्कुल मासूम बच्चे को देख करके भेड़ियों को अगर कोई दूसरा भोजन मिल गया
तो उन्होंने उसको मारना ठीक नहीं समझा और अपने बच्चों की तरह उसका भी पालन पोषण, वो दूध उनको दिया गया जो उनके बच्चों को मिल रहा था। और वो बच्चा बड़ा हो गया, 13 वर्ष की उम्र का बच्चा भेड़ियों के साथ भेड़ियों की तरह चल रहा है, भेड़ियों की तरह आवाजें कर रहा है, वो सारी बातें भेड़ियों की तरह। जैसे हमारा बच्चा कुछ ही समय में पूरी भाषा सीख जाता है जो हम बोलते हैं। अगर हमको दूसरी भाषा तीसरी भाषा सीखने में कितना समय लगता है, परंतु उस उम्र में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज गति से होती है। तो वो 13 साल का बच्चा जब मिला तो मनोवैज्ञानिक उसको उसका ठीक से विकास करने का प्रयास करने लगे कि इस बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए कि ये मनुष्य के बच्चे जैसा हो जाए, क्योंकि भेड़ियों के बीच में रहा, 4 हाथ पैरों से चला, भेड़ियों की तरह 2 पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, होने की जरूरत ही नहीं हुई, उसने देखा भी नहीं कि 2 पैरों पे भी कोई खड़ा होता है क्या। वो तो उनके साथ रहा तो उनके जैसा ही रहा। भेड़ियों के संस्कार उसमें डल गए थे, परंतु अब उसमें मनुष्य के बच्चों के संस्कार डालने का प्रयास जो किया गया, उसमें कहा गया कि उस बच्चे का उन लोगों ने नाम रखा रामू, और उसको 2 पैरों पर सीधा खड़ा करने के भी थोड़े प्रयास उन्होंने किए, परंतु मामला कहीं जम नहीं रहा था। फिर उन्होंने उसको बोलना सिखाने का प्रयास किया, एक नाम उसका रामू, इस नाम का उच्चारण 6 महीने तक नहीं सीख पाया वो बच्चा। और आखिर उसकी जो प्रकृति उसमें जो 13 साल की अवस्था तक जो विकास हुआ था, उसके विपरीत दिशा में किए गए प्रयासों की वजह से वो मर गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि दिशा उसकी तय हो चुकी थी। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा प्रारंभिक 5-6 वर्षों में तय हो जाती है, उससे विपरीत दिशा में मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता फिर। तो सारा जो उसका उल्टा परिणाम हुआ और उसको मरना, अंततः वो चल बसा, क्योंकि उसके जीवन निर्माण की दिशा का निर्धारण तो बहुत पहले ही हो चुका था। अर्थात उसमें भेड़ियों के कौशल तो विकसित किए जा सकते थे। अगर उसमें भेड़ियों के कौशल विकसित करते तो संभावना थी कि हो जाते। जानवरों के पीछे दौड़ना भागना ये तो वो कर सकता था 4 हाथ पैरों से। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त विश्वविद्यालयों का काम बाल्यकाल में हुए मौलिक विकास को परिमार्जित करने तक सीमित होता है। ये जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये बाल्यकाल में जो उसका बच्चे का विकास हो चुका है उसको ही परिमार्जित कर पाते हैं, इससे अन्यथा नहीं कर पाते कुछ भी। जो दिशा निर्धारित होगी उस दिशा में आगे कुछ किया जा सकता है। अर्थात इस जगत की कोई भी व्यवस्था बाल्यावस्था के नुकसान की लेश मात्र भी भरपाई करने में सक्षम नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चे का जो नुकसान हो चुका है किन्हीं कारणों से, उसको बड़े बुजुर्गों का साहचर्य नहीं मिला है, उसकी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए बच्चे की वो ठीक ढंग से नहीं हुई है, तो उसकी भरपाई किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में कभी नहीं हो पाती। शैशव अवस्था मानव जीवन चक्र की बुनियादी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, आधारभूत अवस्था है, जिसमें बालक के व्यक्तित्व की दिशाओं का निर्धारण होता है। अर्थात बालक अपना अधिकांश ज्ञान शैशव अवस्था में प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक को सर्वाधिक साहचर्य भी मां का मिलता है। बच्चे के साथ मां ज्यादा रहती है, जो छोटी उम्र है वो ज्यादा मां के कपड़ों को पकड़े रहता है, मां के साथ चिपटा रहता है ज्यादा। मां की ममता ही बालक के व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक सहायक होती है। मां में एक ममत्व का गुण होता है, मां होने का गुण, ममता, वो बच्चे के स्वाभाविक विकास, जो विकास होना चाहिए
व्यक्तित्व का विकास, उसमें सर्वाधिक सहायक होती है वो। अगर किसी बच्चे को माँ की ममता नहीं मिल पाती है तो उसका जो विकास होना चाहिए था वो इतना ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि तो बिना माँ का बच्चा है। तो बिना माँ का बच्चा काफी कुछ चीजों से वंचित रह जाता है। हालांकि जब किसी बच्चे की माँ नहीं होती है तो बहुत सारे लोग उसको माँ जैसा व्यवहार देने की कोशिश करते हैं। आज की माताएं बच्चों को छोटी छोटी बात पर झिड़क देती है। आज की माताओं में थोड़ा बदलाव आ गया है। आज की माताएं बच्चों को मारपीट ज्यादा करती है, छोटी छोटी बातों के लिए झिड़क देती है। ये थोड़ा बच्चे के लिए, बच्चा कुंठित हो जाता है थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु वो एकदम से यूं हो जाता है क्योंकि ये जो माताओं ने शॉर्टकट अपना लिया है बच्चे को मारने का, ये बच्चे के विकास में एक अवरोध पैदा करता है, बार बार अवरोध पैदा करता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि मां की समस्या है। आज का बच्चा, मां को अपना बच्चा गंदा नहीं दिखना चाहिए तो मां झिड़क देती है कि कपड़े गंदे कर दिए, हाथ धूल से भर लिए, पानी से भीग गया। अगर बच्चा पानी से भीग जाता है तो भी मां मार सकती है। धूल से भर गया, बच्चा तो धूल में यूं यूं कर लेता है। मां ने नहा धो के तैयार किया और बच्चे ने लाके धूल डाल दी मुंह सिर पे, तो मां को बड़ी दिक्कत होती है कि अभी तो इसको साफ किया और अभी इसने गड़बड़ कर दी सारी। बच्चे का साफ सुथरा होना आज की माँ का अपना स्टेटस सिंबल है। माँ का अपना स्टेटस सिंबल है कि मेरा बच्चा साफ सुथरा रहता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा रेत से भर गया, कहीं पानी से भीग गया, कुछ और कर लिया, क्यों कर लेता बच्चा, तो माँ के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और माँ का स्टेटस सिंबल है, इसलिए वो माँ चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करे। तो माँ बार बार उसको पीट के, और जब बच्चा इस प्रकार कुछ भी नहीं करता है, बैठा रहता है ज्यादा और कुछ नहीं करता है माँ के डर से, इधर उधर लोगों के डर से, तो वो माँ कहती है ये बच्चा सही है, दूसरे लोग भी कहते हैं ये बच्चा ठीक है। तो इस प्रकार जो बच्चा कुछ नहीं करता उसको ठीक बताया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो बाकी जो बच्चे कुछ करते हैं उनको झिड़का जाता है, जबकि करना ज्यादा शुभ है। जो यूं गोबर गणेश होकर बैठ जाता है उसका विकास अवरुद्ध होता है। हालांकि सभी उसको ठीक कहते हैं और जो कुछ कर रहा है उसको मार पड़ रही है बार बार, परंतु बच्चे का स्वाभाविक अंतर विकास कहता है कि वो कुछ करे। वह ये नहीं जान पाती कि गंदगी बच्चों को भी पसंद नहीं होती है, वह भी साफ रहना पसंद करते हैं, परंतु इस कीमत पर अपनी सीखने की प्रक्रिया के संबंध में कोई समझौता उन्हें स्वीकार नहीं होता। बच्चा भी साफ रहना चाहता है, गंदा नहीं रहना चाहता। गंदा होता है तो मां से कहता साफ कर, मेरा गंदा हो गया। बच्चा भी साफ रहना चाहता, परंतु इस कीमत पर वह अपनी सीखने की प्रक्रिया के संबंध में कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं होता। वो कुछ सीखना चाहता है। हो सकता है रेत को मुट्ठी में भर करके उसको देख रहा है, उसको यूं गिरा रहा है, तो वो सीख रहा है, वो एक कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, वो अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहा है। तो सीखने का जो उसमें है उसको वो समझौता स्वीकार नहीं है कि मैं सीखना बंद कर दूं। अर्थात बच्चे गंदे होने के लिए धूल से नहीं नहाते, वरन कुछ सीखने के लिए ये उपक्रम करते हैं। खड़िया या कोयले से, पत्थर से, कोयले को पत्थर से पीसता हुआ बच्चा, जैसे कोयला मिल गया बच्चे को, तो बच्चा बड़ा यूं रोमांचित होता है। उस कोयले से दीवार पर लाइन निकालता है और बड़ी उसको वो अलग से रेखा, जो दीवार की पृष्ठभूमि से अलग बिल्कुल गहरे रंग की जो लाइन निकलती है वो उसको रोमांचित करती है, तो वो लाइन निकाल देता है, इधर सारी दीवार को गंदा कर सकता है।
या उस कोयले को पत्थर से आंगन में बैठ के यूं करने लग जाता है, या खटिया चौक या ऐसा कुछ मिल जाता है तो उसको भी यूं चूर्ण बनाता है बेटा बेटा। तो ये बच्चा जो ऐसा काम कर रहा है, पीसता हुआ बच्चा एक महत्वपूर्ण अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक की तरह अपने अन्वेषण में रत होता है। इस अवस्था में देखकर मां बालक पर झपटती है। ऐसी स्थिति में बच्चा दिखता है जब सारे कपड़े गंदे कर रहा है, आंगन गंदा कर रहा है, दीवार को गंदा कर दिया, तो मां उस पर झपटती है बुरी तरह से, क्योंकि सफाई का सारा काम माताएं करती है घर में। तो उसके लिए, बच्चे के लिए एक कॉर्नर होना चाहिए, अलग से कोई जगह होनी चाहिए जहां वो कोयले से भी कर सके, खटिया से भी कर सके, कुछ भी कर सके, उसके लिए एक अलग से होनी चाहिए। क्यों? वो सीखना चाहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है। वो अभी उसका सीखने का जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, खोजी चित्त है, वो काफी कुछ करना चाहता है। तो हम, ये ठीक है कि इस दीवार को गंदा नहीं किया जाए, परंतु उसके लिए भी कोई ऐसी दीवार होनी चाहिए जहां वो अपने सीखने का काम कर सके, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए। तो मां को तो अपनी इस शान की चिंता रहती है कि मेरा बालक साफ सुथरा दिखना चाहिए, जबकि बालक के खोजी चित्त के लिए सफाई कोई मायने नहीं रखती। सफाई के कोई मायने नहीं है, वो खोजी चित्त है उसका। बालक कभी पानी गिराने लगता है, बर्तन बजाता है, खिलौनों को तोड़ता है, जमीन को खोदता है, मेंढक या चूहे पर झपटता है, फूल या पत्तियां तोड़ता है। बच्चा ये सारे उपक्रम करता है। कभी पानी गिराता है, देखता है कि पानी किधर जा रहा है, पानी ढलान में जाता है, बच्चा भी पीछे पीछे जाता है, फिर गिराता है, पानी दौड़ता है तो वो और दौड़ता है, फिर वो राजी होता है कि ये पानी इधर क्यों जा रहा है। ये उसकी जिज्ञासा बन जाती है। वो पानी के साथ कोई लाइन निकालता है, पानी उसकी दिशा, थोड़ी दिशा को चेंज कर सकता है वो। तो इस प्रकार वो सीखता है। बर्तन को बजाता है, बर्तनों को बजाने लग जाता है बेटा बेटा। खिलौने को तोड़ के देखना चाहता है इसके अंदर क्या है, जमीन खोदता है। तो ये सारे काम, ये सब उसके प्रयोग हैं जिनके माध्यम से अपनी अशांत जिज्ञासाओं को शांत करने में तल्लीन रहता है, जिसका मूल्य नहीं समझते हुए माँ बाप बालक के शांत चित्त को अशांत करके कुंठाग्रस्त कर देते हैं। उसका मूल्य हम समझ नहीं पाते, और उसका जो शांत चित्त है वो शांति से अपना प्रयोग कर रहा है, परंतु हम उसको अशांत कर देते हैं। हमें पता नहीं है वो शांति में है, अपना काम कर रहा है, परंतु हमारी दूसरी दिक्कतें हैं। कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि माँ बाप बच्चे को रस्सी से भी बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं उसको, अथवा केवल उसके हाथ डोरी से बांध दिए जाते हैं। कुछ लोग हाथों को डोरी से बांध देते हैं ताकि ये कुछ कर नहीं पाए। बच्चे के प्रयोग में काम में आने वाली सामग्रियां छीन ली जाती है। आजकल के आधुनिकता में अंधे माँ बाप जन्म के साथ ही बच्चे को वस्त्रों में जकड़ देते हैं, वस्त्रों से जकड़ देते हैं। आजकल क्या, बच्चों के वस्त्रों में बहुत जकड़ दिया जाता है उसको। हाँ, बिल्कुल छोटा बच्चा है तो जरूर उसके ऊपर कपड़े होने चाहिए ताकि उसको ठंड नहीं लगे, क्योंकि ठंड ज्यादा पकड़ती है उसको। परंतु वस्त्रों में, बहुत अधिक वस्त्रों में उसको जकड़ना ठीक नहीं है। हर मौसम में बच्चे को जकड़ दिया जाता है। अगर मौसम गर्मी का है तो उसके ऊपर वस्त्र नहीं के बराबर होने चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं हो तो भी चलेगा। इस प्रकार कपड़ों में सिमटा 1-2 साल का बच्चा जब कभी पेशाब करता है तो निश्चित रूप से कपड़े भी खराब होते हैं, परंतु इसमें बच्चे की क्या गलती है? पेशाब करना एक स्वाभाविक क्रिया है, फिर भी उसे कपड़े गंदे करने के जुर्म में चप्पत खानी पड़ती है। बच्चा पेशाब करता है और उसको चप्पत मिलती है।
बच्चा सोचता है मैंने कोई गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चा सोचता है शायद मैं ही करता हूं और तो कोई करता ही नहीं है, और मेरे अंदर ये गड़बड़ है। तो जब कभी भी उसको पेशाब की जरूरत महसूस होती है तो उसको बड़ा दिक्कत होती है कि अब पेशाब तो होगा, होगा तो फिर मार भी पड़ेगी, अब और कुछ उसको पता नहीं। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, परंतु वो उससे समझता है, वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है कि ये गड़बड़ मेरे अंदर है और इसलिए मुझे पीटते हैं। क्यों? ये तो कोई, इनके तो कभी कपड़े भीगते नहीं किसी के, इसका मतलब इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये मेरे अंदर कोई ये गड़बड़ है। मैं इसको रोकूं तो कैसे रोकूं? तो रोकने का प्रयास भी करता है, जो कि अस्वाभाविक है, नहीं रोकना चाहिए, परंतु तो प्रयास करता है रोकने का। खूब प्रयास करने के बावजूद भी नहीं रोक पाता है, फिर कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर चप्पत पड़ती है। ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो मलमूत्र त्यागने जैसी स्वाभाविक क्रिया में को बच्चा पापक्रम समझने लगता है। इस प्रकार ममता से दीनहीन होती आज की माताएं बालक के चित्त में अशांति के बीज बोती रहती है। बालकों के संबंध में माता पिता के व्यवहार से उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं वाली कहावत भी निरर्थक लगती है। भाई, उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, एक कहावत है कि जो सूर्य उग रहा है, बच्चा उदय होता सूर्य है। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छू। अरे तो बच्चा है, भविष्य तो बच्चा है, और बच्चा है भी ठीक, आनंदित है, खिल रहा है, उसको हम कहीं से भी छुएं तो बड़ा यूं ठीक महसूस होता है। अरे बुजुर्ग तो यूं लटके हुए मुंह और बड़े परेशान परेशान, वहां क्या उनको छू करके, चाहे पैर छू और कहीं से भी छू, परेशानी पल्ले लगेगी अपने। ऐसे में बालकों से बुजुर्गों का साथ छीन लेने से अशांत चित्त पर दोहरी मार पड़ती है। तो बुजुर्ग और बच्चे साथ रहें तो बुजुर्गों के लिए भी वो गंभीरता कम हो जाती है बच्चों के साथ रहें, क्योंकि गंभीरता कई बीमारियों का घर है। जो गंभीर रहते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा दुनिया भर की चिंता लिए बैठे रहते हैं और बड़े यूं बन ठन के बैठते हैं कि सबसे ज्यादा होशियार यही लोग हैं, बहुत ज्यादा समझदार आदमी है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो जो भी रहते हैं वो बीमारियों का घर है। तो बच्चों को का साहचर्य इन बूढ़े आदमियों को मिलना चाहिए, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक और बच्चों के लिए भी ठीक, क्योंकि बच्चों का जो विकास होना है उसमें वो बहुत सहायक होते हैं। धीरज के साथ बच्चों के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं वो। तो आज भारतीय समाज की इकाई परिवार एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। परिवार में बुजुर्गों के साथ हो रहे अप्रत्याशित व्यवहार का रोना प्राय देखने को मिलता है। बेटे बहू अक्सर माँ बाप को उलाने देते हैं। बेटे बहू क्या कहते हैं माँ बाप को कि बच्चे के पास ज्यादा मत रहो, आपने जैसे लक्षण कर दोगे बच्चे में। वो सोचते हैं हमारा बच्चा तो आधुनिक होगा, और ये बुढ़े पता नहीं कितने पुराने जमाने के बुढ़े हैं, हमारे बच्चे को गड़बड़ कर देंगे, तो बच्चों से दूर रखते हैं उसको। यथा ऐसे माँ बाप को उसे वो कहते हैं ऐसे माँ बाप से तो भगवान बचाए, हमारे तो पता नहीं कहां से मिल गए हमें। तो इन बुजुर्गों के संबंध में बेटे भी कहते हैं, बहुएं तो कहती है, बेटे भी कहते हैं। तो फिर बच्चों से वो दूरी, वो भी बेचारे माँ बाप भी वो सोचते हैं अब खाने को मिल जाए यही पर्याप्त है। ऐसे माँ बाप से भगवान बचाएं। दूसरों के माँ बाप तो इतना इतना धंधा करते हैं और इन्हें तो नित्य नई कले के सिवाय कुछ सूझता भी नहीं। आदि आदि ऐसी बातें करते रहते हैं, नित्य नई कले करता है ये तो बुढ़ा या बुढ़िया, इनके अलावा इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। बेटे बहू अपने बच्चों तक को बुजुर्गों के पास नहीं फटकने देते। यहां तक कि बुजुर्गों को सुना सुना कर बच्चों से कहते हैं
कि इनके पास कहाँ जा रहे हो, तुम भी इनकी तरह जाहिल और गंवार हो जाओगे। कि इनके पास कहाँ जा रहे हो, तुम भी इनकी तरह जाहिल और गंवार हो जाओगे। इस प्रकार बच्चों के व्यक्तित्व के मौलिक विकास में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान से मानव समाज वंचित हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बालकों एवं बुजुर्गों की तमाम कुंठाएं एक दूसरे से मिलते ही फुर्र हो जाती है। बालकों और बुजुर्गों, बच्चा भी कुंठित है, मान लो मारा है पीटा है, पर बुजुर्ग मिल जाते हैं तो बड़ा राजी हो जाता है। बुजुर्गों को भी बच्चा मिल जाता है तो उनकी कुंठाएं तिरोहित हो जाती है। दोनों आनंद के अतिरेक में हो सकते हैं अगर उनको साथ रहने दिया जाए तो। कुंठाएं एक दूसरे से मिलते ही फुर्र हो जाती है। इनकी आपसी बातचीत और क्रियाकलापों में झंकृत होकर होता संगीत, बच्चे और बुजुर्गों की आपसी बातचीत होती है, क्रियाकलाप होते हैं, खेलते हैं एक दूसरे से। क्योंकि बुजुर्ग भी बच्चों के साथ बच्चे होकर के खेलने लग जाते हैं, तो उनके लिए भी ठीक है और बच्चों के लिए भी ठीक है। तो इनके आपसी बातचीत और क्रियाकलापों में झंकृत होता संगीत इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नितांत आवश्यक है। घर में अथवा विद्यालय में सहमे धूप के रहने वाले बच्चे बालक भी बुजुर्गों के साथ प्राय किलोल करते दिखाई पड़ते हैं। जो घर और विद्यालय में सहमे डूबके हुए रहते हैं बच्चे, यूं वो भी बुजुर्गों के साथ किलोल करते दिखाई देते हैं। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कारागृह में डालने के बाद मिलने गया। कहानी है कि औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को जब उसने कारागृह में डाला तो उसके बाद वो उसने मिलने गया। तो लेख तो काफी बड़ा है मेरे हिसाब से ना, चलो खैर जो भी है। मिलने गया तो उसने पूछा औरंगजेब से, औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां से कि जहांपना खैरियत तो है? बोला खैरियत है बेटा, सब व्यवस्था ठीक है, तबीयत कैसी है, सारी कुछ पूछने के बाद उसने कहा और कोई आपकी इच्छा? बेटा बाप से मिलने गया, बाप को कैद में इसलिए डाला कि उसको बादशाह बनना था, परंतु मिलने गया, खैरियत के पूछी, तबीयत के बारे में और कोई जरूरतों के बारे में और आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो भी बताइए। तो बादशाह ने जो पूर्व बादशाह था शाहजहां ने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की औरंगजेब के सामने। बोले बेटा अगर व्यवस्था कर सको तो एक छोटी सी व्यवस्था की जरूरत है, कि बताइए आपके लिए सब कुछ हाजिर है या आपका ही तो है सब कुछ? तो बोले बेटा मुझे 25-30 बच्चे दे दे, छोटे छोटे बच्चे, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। बिल्कुल छोटे बच्चे दे दे, बहुत बादशाही कर ली, अब मुझे छोटे बच्चे दे दे तो मैं उनके साथ खेलूंगा और कुछ उनकी तालीम की व्यवस्था भी करूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा कई चीजें। तो औरंगजेब ने क्या कहा कि और कुछ भी मांगते तो दे दो तुम्हें, और कुछ भी कहते तो मिल जाता, परंतु ऐसा हरगिज नहीं होगा। अभी भी आपकी बादशाह करने की बू नहीं गई है। औरंगजेब कहता मैं जानता हूं कि स्कूल का अध्यापक जिस प्रकार का तानाशाह होता है स्कूल में, वैसा तो दिल्ली का बादशाह भी नहीं होता। बादशाह के पास में भी इतने पावर नहीं होते हैं जितने टीचर के पास होते हैं। टीचर बच्चा अगर कहता है लघु शंका के लिए छुट्टी मांग रहा है, टीचर कहता है चुप बैठ, चाहे जब उसका मूड है, उसका मूड काम कर। ये नहीं है कि बच्चे को जरूरत है, बच्चे की अनिवार्य प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि उसको अब पेशाब करना पड़ेगा और वो बिना सोच से बेचारी हट चुप बैठ, अभी नहीं मिलेगी छुट्टी, लो उसका पानी पेशाब कुछ भी बंद कर सकता है। इतना तो बादशाह भी नहीं करता कभी। तो उसने कहा औरंगजेब ने कि मुझे पता है
कि जिस प्रकार टीचर जैसा तानाशाह होता है, अभी भी तुम्हारी बात सात करने की बू नहीं गई है, तुम अभी भी बात सात करना चाहते हैं इन छोटे बच्चों को साथ में। ये नहीं, बात सात तो मैंने जो छीन ली वो छीन ली, बात सात आपको नहीं मिलेगी। बाकी कोई चीज की जरूरत हो तो बताइए। बुजुर्ग भी कतिपय अवसाद या अस्वस्थता की स्थिति को छोड़कर बच्चों के साहचर्य के लिए बेताब रहते हैं। बौद्धिक परिपक्वता के बावजूद भी बच्चों के साथ बच्चे होकर रहते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए गुड्डा गुड्डी, खेत, घर, बाड़े, बर्तन इत्यादि बनाने के काम में सहयोग भी करते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सहयोग करते हैं, तेरा बाड़ा बना दूं, घर बनाऊं, गुड्डा गुड्डी बनाऊं, बर्तन भांडे भी बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाने में सहयोग करते हैं। और बैठे बैठे अपने कई काम भी बच्चों से करवा लेते हैं। और उनके जो काम होते हैं वो बच्चों से करवा लेते हैं। पानी ला, बच्चा लोटा लेके आता है, उसको कहते लोटे को ऐसे पकड़ो, लोटा पकड़ना सिखा देता है उसको, उसमें कौशल विकसित हो जाता है, वो पकड़ ढंग से पकड़ सकता है लोटा, वो उसको सिखाया जाता है। उसके साथ बच्चा कहता मेरे हाथ धुलाओ, तो बच्चा एकदम से गिराने लगता है पानी, नहीं रुको, धीरे 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 पानी आने दो। तो धीरे धीरे पानी आने में जो बैलेंस उसको बढ़ाना है और जो मांसपेशियों का कौशल विकसित होना है वो बुजुर्ग उसको सिखा देते हैं। तो ऐसे कई काम जो है उसको सिखाए जा सकते हैं बुजुर्गों के सहारे, बुजुर्ग सिखा देते हैं। लोटा भरना, बिस्तर बिछाना, समेटना, वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में जमाना आदि, इन सभी कार्यों से बच्चों के हाथ पैरों की मांसपेशियों का विकास होता है तथा काम करने के कौशल विकसित होते हैं। बच्चों के काम करने का अपना ढंग होता है जिसके लिए पर्याप्त धीरज और अपेक्षित निर्देशन आवश्यक है। और बुजुर्गों के पास धीरज होता है, समय खूब होता है, तो धीरज के साथ रहते हैं। बच्चों के बोलने, चलने, खेलने, अभिनय करने आदि में के कौशल भी बुजुर्गों द्वारा विकसित किए जाते हैं। बुजुर्गों द्वारा ही विकसित किए जाते। बुजुर्ग कहानी, कविता, पहेली, गीत आदि के माध्यम से बालकों के बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए पर्याप्त धीरज के साथ बालक की प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करके उनके ज्ञान को नए आयाम देते हैं। बालक और बुजुर्ग एक दूसरे के पूरक है, अतः समय रहते इस पर गौर किया जाना आवश्यक है। आज के समाज में दृष्टिगोचर हो रही अनुशासनहीनता, अशांति, उपद्रव, नैतिक पतन के लिए बालकों और बुजुर्गों के साहचर्य को तोड़ने की प्रवृत्ति सर्वाधिक उत्तरदायी है। आज जो समाज में हम देख रहे हैं ये सब उसका उत्तरदायी है कि बच्चों को बुजुर्गों से दूर रखा गया है, इसलिए उनमें जो विकास होना चाहिए था, जो संवेगों का, जो भाव का, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। सरकार द्वारा बालकों में समुचित गुणों के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। जीवन एक कला, संगीत और आनंद है जिसको बचपन की प्रारंभिक परिस्थितियां सर्वाधिक प्रभावित। आध्यात्म, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में सर्वोच्च शिखर छूने वाले ऋषि मनीषियों के जीवन निर्माण में बाल्यकाल की परिस्थितियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज के मानव समाज के सकारात्मक विकास को निर्धारित करने के लिए इस दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता है, जिससे निरीह बालकों तथा वृद्धों के जीवन में एक संगीत झंकृत हो सके। मानव जीवन चक्र की शारीरिक बल की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थाओं, ये शारीरिक ताकत के हिसाब से, बल के हिसाब से दोनों अवस्थाएं कमजोर है, बच्चा और बुजुर्ग। तो ये जो है जीवन चक्र की अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थाओं को भी स्वाभाविक जीवन संभावनाओं के अनुरूप जीने का हक है, जो कि विचारणीय है। उनकी जो स्वाभाविक जीवन संभावनाएं हैं उनके अनुसार इनका भी जीने का हक है। साहित्य में इसको ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, तेज तेज बोल देता हूँ बहुत ज्यादा,
और उससे मैं खुद सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैंने धीरज के साथ बात नहीं रखी आप लोगों के साथ, तो मुझे तो वापस सुनाई भी नहीं पड़ रहा है पूरा ही। चलो खैर, जो भी गलती हो गई, आइंदा देखेंगे, सुधार करेंगे। हाँ, अब मैं कर रहा था कि आने वाले दिनों में एक गीजू भाई नाम के शिक्षाविद हुए हमारे गुजरात में। उनकी जो थीम थी, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, उस पर कुछ चर्चाएं अपन करेंगे। गीजू भाई की कुछ किताबें मैं आपको उनके पीडीएफ आप कहो तो उपलब्ध करवा दूंगा, और आपको उन किताबों के पीडीएफ से किताबें पढ़नी है और अपने घर परिवार के बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है, ताकि हम बच्चों को का ठीक से विकास कर सकें। बच्चों के साथ बहुत गड़बड़ हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है वो अलग है, जो ठीक व्यवहार होना चाहिए वो तो गया काम से दुर्व्यवहार अलग हो रहा है, जबकि किसी और व्यवहार की अपेक्षा थी उनके साथ। तो देखते हैं अपना आगे इस पर इसको जारी रखेंगे। आज का सेशन पता नहीं कैसा रहा है, ठीक से बात तो नहीं हुई है। चलो अपन बात कर लेते हैं। आपसे पहले मैं देखता हूँ, सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ये तो हुआ। हबीब खान जी कह रहे हैं मैं तो आपको बहुत याद कर रहा हूँ, ये भोपालगढ़ से है। भाई कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं कि गुरुदेव आपसे बहुत कुछ, सब कुछ सीखने को मिलता है, आपका मार्गदर्शन अतुलनीय है, अद्भुत है। हाँ ठीक है, इनके भाव हैं, इनको अच्छा लग रहा है, ये शायद रेगुलर सुन रहे हैं, या ये क्या है कि मेरे जो बोलने का लहजा है वो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे भी, तो इनको समझ में पड़ता होगा या तो कुछ। भाई सगाराम जी कासनिया 8 बजे से कह रहे हैं, पर देखते हैं कल 8:30 से ट्राई करते हैं एक बार। हबीब खान जी कह रहे हैं कि एक दिन आपके घर पर आकर गया था, तो हो सकता है भोपालगढ़ से आए हैं। मेरा पता नहीं, इनका इधर कोई आना जाना रहता होगा, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, आप आए होंगे, पता नहीं है आप इधर आए हैं तो। अच्छा, ये तो मुझे पहले से ही जानते हैं और मुझे आज ही ज़्यादा पता चला। सुनील सो चौधरी, हमारे यहाँ तो टोपी पहनना भी एक तरह का पाखंड है। टोपी अगर किसी को दिखावे के लिए पहनी जाती है तो पाखंड है। धोखा देना चाहता है आदमी किसी के साथ तो पाखंड है, चाहे वो कुछ भी पहनता हो या खोल भी लेता हो। मूणा राम जी पूछ रहे हैं सर आप एक टीचर हो क्या? हाँ जी, टीचर हूं। हाँ भाई चंपालाल जी बेनीवाल बाड़मेर से, सर्दी ज्यादा है क्या गुरुजी? नहीं, सर्दी तो इतनी ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा ठंड मुझे पकड़ती ज्यादा है, इसलिए मैं तो टोपियां रखता हूँ। काफी दिनों से मैं टोपी सुबह सुबह तो लगा रहा हूँ। केएल सारन शानदार मार्गदर्शक जी। गुरुदेव बच्चों के स्कूल कॉलेज खोलेंगे या पूरा सेशन ही बंद रहेगा? अब देखो, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है, डर रही है सरकार की कल को स्कूल कॉलेज खोल दिए एकदम से कोरोना भड़क गया तो, ये डर है, पता नहीं भड़केगा नहीं।
बहुत कुछ खुल गया, इतने बाजार खुल गए, पता नहीं कैसे भड़कता है। वैसे अभी आज के अखबार में था, डूंगरपुर में किसी मृत्यु बोध से 70 लोगों को कोरोना हो गया। अब कभी होना हो और किसी स्कूल विशेष में, क्यों स्कूलों में तो हजारों बच्चे हैं कई बड़ी स्कूलों में, तो वहां फैलने के डर से बहुत आशंकित है। और इनके जो इस वजह से ये बड़ा मुश्किल मामला है। हम तो सोच रहे थे कि आज 17 तारीख से बड़े बच्चों के लिए कुछ खोल दिया जाएगा, परंतु नहीं खोल पाए। अब आशा करते हैं कि 1 दिसंबर से कुछ होगा। प्रेम जलवानिया जी कह रहे हैं, गुरुजी माँ के तो गांव में अब एक और बीमारी होगी, लुगैया कहवे हमारी बहन ने चूंदड़ी ओढ़ा उन्हें हलो, भाभी ने मुठ्ठियो फेराओ, ओ फालतू मीठो खर्चो कहीं करा, बहुत तेजी सु बीमारी चाले है। तो ठीक है, ये तो जल्दी आर पार बहुत लंबी चली जाती है। ऐसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है, थोड़े दिनों में सब जगह चली जाएगी। ये तो 2-3 बार बीमारी हो जाए, इस पर चर्चा करो थोड़ी सी। अब क्या करें, ये तो हमारी मानसिकता। अब अगर कोई मुठिया नहीं पहनाने जाए तो वो जाए नाराज, पहनाने जाए तो भी डर कि ये पहनाने आ गई, मुठिया लेगी, अब बेस ले जाएगी। बड़ी दिक्कतें सारी, कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ नाराज हो सकता है। बड़ी समस्याएं हैं। आने जाने का जो पेट्रोल डीजल एक्सीडेंट वगैरह वो तो सारे अलग ही। भाई रमेश कुमार जी चाइल कहते हैं, सर आप बहुत अच्छे से समाज का को जागरूक कर रहे हो, आज भी समझ आ रहा है, आ रहे हैं, बाकी 100 वर्ष बाद भी नेट पर आपके वीडियो देखे जाएंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद के 200 वर्ष बाद भी उनके लेख आज भी समाज में सार्थक और बहुत गहन तरीके से पढ़े जा रहे हैं। अब देखो, मैं तो इतना ढंग से तो इनको प्रस्तुत करता नहीं, ठीक है, देखते हैं काम आएंगे तो ठीक है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि बात तो थोड़ी ठीक की जाए, परंतु प्रस्तुति का ढंग मेरे पास कोई यूं परिमार्जित ढंग नहीं है, ये दिक्कत है थोड़ी। मनोहर चौधरी, वर्तमान पीढ़ी एक महफिल में कई महफिलें होती है शरीक, ये पता नहीं। वर्तमान पीढ़ी एक महफिल में कई महफिलें होती है शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। निदा फाजली का पिछली पीढ़ी जमाना देखा है हमने, हमारी कदर करो, हम अपनी आंखों से दुनिया बेटा बसाए बैठे हैं। अब जी मैं तो इसको इस ढंग से नहीं, लेजे में नहीं गा पा रहा हूँ, तो इसलिए समझ भी कम पा रहा हूँ। श्री राम जी चौधरी, गुरु जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी बात है, आपको जिस कुछ एक लोगों को सीखने को मिल जाता तो भी कोई बात नहीं, मेरा बोलना सार्थक। क्यों, मैं अगर एक आदमी से बात करूं, इससे अच्छा कम से कम 10-20 आदमियों को तो कोई बात पहुंच रही है। और फिर ये वीडियो रहेंगे तो जब कभी भी कोई इनमें से देखना चाहेगा तो देख लेगा। अशोक सारण जी फलसून से कह रहे हैं, आपका लाइव का वेट करता हूं। चलो वेट करता हूं, तो इंतजार पूरा हुआ, मैं भी आ गया आपके साथ। ठीक है, तो लगभग जो कमेंट दिख रहे थे, अक्खा राम जी काहिरा नोखा, काहिरा तो ये हमारे नज़दीकी है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं समाज सुधारने का। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, और विशेष तौर से जो YouTube चैनल है उसको भी थोड़ा संभालते रहें, उसमें सर्च करके, और जो वीडियो अच्छे लगे उनके लिंक इधर उधर विभिन्न सोशल साइट के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि वो बात जो आपको ठीक लगती है और आपका भाव बनता है कि ये बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ऐसे ग्रुपों में या ऐसे लोगों तक इसको इस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का श्रम करें,
ताकि ये हमारी बात जो है दूर तक पहुंचे और लोगों के काम आए। ठीक है, तो फिर आपका अच्छा सहयोग मिला, धन्यवाद, आभार। एक बार फिर आप सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। एक क्या आया, एक और कमेंट दे रहे हैं भाई। एक वीडियो स्टूडेंट के लिए डालो सर, कैसे क्या पढ़ा जाए बिना स्कूल खुले, और अभिभावक कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखो सर, ऐसा है कि कंटेंट आ रहे हैं रेगुलर गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट स्कूल वाले अपना अपने कंटेंट भेज रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डेली कंटेंट आ रहे हैं। वैसे टेलीविजन पर भी अब एक कार्यक्रम कर दिया है, राजस्थान टीवी पर, जो दूरदर्शन का राजस्थान चैनल है, उस पर शाम के वक्त दोपहर बाद में तो है, पहली से 8वीं का दोपहर पहले 9वीं से 12वीं तक का ऐसे कंटेंट वो दे रहे हैं। इसके अलावा कंटेंट के लिंक एंड्रॉइड फोन या जो भी सुविधा है, वैसे लिंक आते हैं बहुत अच्छे उनके वीडियो, अभिभावक उनको फोन पकड़ा दें और वो लिंक क्लिक करके न, और जो अभिभावक ऐसे लिंक लेना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि भाई आप जुड़े, मैं डेली के कंटेंट आपको भेजता रहूँगा। और मेरे पास तो क्या, मैंने कुछ के वीडियो किए थे, आप कहोगे तो मैं ऐसा भी कर लूँगा, कुछ के वीडियो जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ क्या कि ब्लैक बोर्ड वगैरह ऐसी कोई सुविधा देख के करूँ तो ठीक रहेगा। इसके लिए देखूँगा कोई, या तो कोई व्यवस्था करूँगा मैं, उसमें देखता हूँ मार्कर वगैरह से, यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड ये लगा के करूँगा तो भी ट्राई करूँगा मैं भी कुछ पढ़ा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पर करूँ क्या, मुझे अभी तक कोई व्यवस्था सेट नहीं होती दिखी। बाकी कई सब्जेक्ट, कई चैप्टर जो है, कई कंसेप्ट जो है, मैं बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूँ। और मैंने कुछ एक कंटेंट मेरे YouTube चैनल पे अगर आप देखोगे तो ई कंटेंट नाम से सीखने के कंटेंट मैंने अपने YouTube चैनल पे मेरे खुद बना के डाले हैं मैंने। तो आप अगर जरूरी महसूस करते हो अपने बच्चों के लिए तो मेरे कंटेंट जरूर सुनाएं, बहुत अच्छे कंटेंट है, और आप देखोगे तो बड़ी यूं ठीक लगेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कई लोगों ने जिन्होंने देखा उन्होंने मुझे कहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, अच्छे बनाए हैं। तो मेरे पास तो इतना ही बना सकता हूँ, ज़्यादा मैं कर नहीं पाता। वैसे आप देखोगे कि मैं लगभग बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ अभी, मेरी अपनी हैसियत से ज़्यादा। अब मैं कंटेंट बनाऊँ या क्या क्या करूँ, बहुत सारे काम है, फिर इतनी आंखें काम करती है हिसाब की। खानों का तो आपको पता ही, वो तो करते ही नहीं है, आंखें भी ना दे देती ज़्यादा समय तक अगर डिस्प्ले को देखता रहूं तो इस प्रकार से आपको लिंक अगर लेने हैं तो आप मेरे से लेते रहें। आप कहोगे तो फेसबुक पे तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज दें मुझे, तो मैं वो इसे ग्रुप से जोड़ दूंगा। नंबर के साथ नाम, पिता का नाम वगैरह, परिचय पूरा दे दें, ताकि इसे ग्रुप से भेज दूंगा जिसपे मैं नियमित रूप से कंटेंट भेजता हूँ गवर्नमेंट से जो मिल रहे हैं। या आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो जरूर आपके विद्यालय के अध्यापक कंटेंट भेजते होंगे। समंदर जी सारण बरनेल से कह रहे हैं, सर मेरा कमेंट पढ़ रहे हो तो मैं कुछ चर्चा के लिए कुछ पूछ लूं। अब देखो, ये तो पढ़ लिया पर इसमें तो कुछ पूछा हुआ मिला नहीं। अब आपका कमेंट वापस कहाँ मिलेगा दूसरे वाला? पढ़ने में तो मुझे कोई मेरे सामने जब आता है कमेंट तो मैं पढ़ लेता हूँ। अब सामने में नहीं आता है तो कई बार क्या है कि बाद में दिखाई देते हैं कमेंट, और वहां से जब आप प्रेषित करते हो कमेंट, उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे मेरे सामने आ पाते हैं। और कुछ क्या पता हिडन रह जाते हैं कि मुझे दिखाई नहीं पड़ते, स्क्रॉल करते करते इधर उधर कहाँ रह जाते हैं। इसलिए मैं कोई ऐसे भेदभाव तो नहीं करता हूँ जानबूझ के कि हाँ
अगर कोई कमेंट ही बेहुदा हो, कोई मतलब ही नहीं हो, तो उसकी तो बात अलग है। बाकी तो मैं करीब करीब हर कमेंट को लेने का प्रयास करता हूँ। अभी तक समदर जी, सारण साहब, आपका कोई कमेंट ऐसा नहीं आया जिस पर मैं चर्चा करूं आपकी अपेक्षा के अनुरूप। बाकी कोई कमेंट नया नहीं मिल रहा है, और अब जोड़े रखने का ही कोई मतलब नहीं है। वैसे क्या, अब ज़्यादा लोग जुड़े हैं। जब बात चल रही थी ठीक, हो सकता है बात ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं हो रही है। हाँ भाई, मेघा राम जी, तेजराज जी जाट, इन्होंने कमेंट किया है, अपना नंबर भेजे हैं। इनको ई कंटेंट भेजने के लिए मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। ऐसे ही और कोई कमेंट आएंगे और ऐसा कोई जुड़ना चाहेंगे तो मैं उनको जरूर जोड़ूंगा, ताकि उनको नियमित रूप से ई कंटेंट मिलते रहे। उनमें क्या होता है, लिंक होते हैं, लिंक पीडीएफ फाइल में भी होते हैं। उसमें कंटेंट लिंक पर क्लिक करते ही वीडियो आ जाता है, और उस वीडियो को कैसे करना है, क्या करना है, अभिभावकों के लिए भी इंस्ट्रक्शन उसके साथ में दिए होते हैं। हाँ भाई, समंदर सारण बंदेल सर, प्राचीन शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा में अंतर कितना कुछ है? हमें तो वर्तमान शिक्षा का अनुभव है। देखो, हमारे देश में, भाई समंदर जी सारण आप कहते हो, तो मेरी बात आपको हो सकता है बहुत बुरी लग सकती है, क्यों मैं बिल्कुल अलग ढंग से बात करता हूँ कि हमारे देश में अभी भी वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा का, मनोविज्ञान का जो ढंग है, वो अभी भी अपनाया नहीं गया ठीक ढंग से। होना चाहिए कि हम आधुनिक ढंग से बच्चे के साथ बिहेव करें। हमारे देश में अभी भी बच्चे को मारपीट मिल रही है। हमारे देश में ये मान्यता रही है कि गुरु की चोट और विद्या की पोट। गुरु ठोके, पिटाई करता है, तो पूरी विद्या डाल रहा है आपके अंदर, ठूस रहा है विद्या। ये कैसी बातें हैं? मारपीट करने का तो हमारा देश पक्ष बदल रहा है, और मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार से बच्चे को का विकास करने का पक्षधर है, मैं उसका पक्षधर हूं, उसके साथ हूं। क्योंकि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान से जहां कहीं भी पढ़ाई हो रही है, वहां के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, और ये मारपीट वाले तो बेचारे दब्बू बन के रह जाते हैं। इनको तो सीखने के कोई मौके ही नहीं मिलते। इसलिए मैं तो मारपीट के सख्त खिलाफ हूं। कल यही लेते हैं अपना, कि जो हमारा ढंग है पढ़ाने का, अध्यापक लोग जो हैं वो तो सामने नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सामान्यतः अध्यापकों के अंदर और अभिभावकों के अंदर जो धारणा है, उसके बिल्कुल अलग खिलाफ बोलता हूं। धारणाएं अलग है। हमारे पास आते हैं माँ बाप बच्चे को लेकर के, सर मारो खूब, इसको मारो खूब, बहुत पीटो, मार देना, पढ़ाना बस। आप देखो, हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप चाहे मार मार के इसकी खाल पाड़ लो, हमें तो हड्डियां सौंप देना भले ही, खाल पूरी चामड़ी पाड़ लो ना, तो भी हम आपको नहीं कहेंगे कि भाई अध्यापक जी ने क्यों पिटाई की। कि वो सोचते हैं कि अध्यापक जितनी पिटाई करेगा उतना ही मेरा बच्चा कलेक्टर जल्दी बन जाएगा। ऐसी आम धारणा है गांव में, समाज में, अध्यापकों तक में है। क्योंकि यहां इस देश में ऐसा ही सिस्टम रहा है सदैव। यहाँ का अध्यापक बहुत कठोर और निष्ठुर होता था सदैव से। ये जो गुरुकुल प्रणाली है ना, ये तो बड़ी गजब की प्रणाली थी। तो इसी वजह से तो हम ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मेघराज जी जाट, मेघा राम जी जाट, आप क्या टीचर है? हाँ हम हूँ, टीचर हूँ अभी तक तो। और कुछ कमेंट आ गए, सर आप बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, चेना राम जी, वेरी नाइस सर जी। ठीक है, जो कमेंट आए हैं उनको तो मैं ले लूँगा। पूरा एड्रेस साथ में दें, ताकि थोड़ा मेरे नॉलेज में आ जाए कि ये अमुक आदमी का है, क्योंकि कॉन्टेक्ट बुक में सेव करना पड़ेगा आपका नंबर मुझे।
भाई मेघा राम जी बहुत ही शानदार है, ताऊ जी बहुत ही बढ़िया है। तो समुद्र जी सारण कल का पूरा अपन आपके इस कमेंट पे ही करते हैं कि कैसी होनी चाहिए शिक्षा की व्यवस्थाएं, और अभिभावकों और अध्यापकों का बिहेव कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति, उस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा होगी। और चाहता हूँ, क्योंकि अब तो किताब नहीं रहेगी तो मैं मेरे ढंग से बोलूंगा, ये पढ़ने में लग जाता हूँ इसमें। कल कोई ऐसा लेख वेख नहीं है, अपन सीधी बात ही करेंगे, सीधी सपाट बात कर लेंगे सारी। अब काफी लोग जुड़ गए हैं, तो जो लोग जुड़े हैं वो पीछे का थोड़ा देखें तो अच्छा रहेगा। और ठीक है, अब देखो बहुत बड़ी तादाद में जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, अब मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि काफी समय हो गया। और डाटा के मामले में भी मेरे नोटिफिकेशन आ रहे हैं एसएमएस के कि डाटा जवाब दे सकते हैं। और आज क्या है कि मेरे पास वैकल्पिक फ़ोन भी अब कम हो गए घर में, डाटा देने उधार देने वाले भी। तो ठीक है, आखिर में एक बार फिर मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार और राम राम।